नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। IBC 24 की मुहिम जन कारवा प्रदेश का जनादेश पहुंच चुका है शाजापुर जिले में। शाजापुर जिला जो कि देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में आता है और एक सबसे प्रमुख जिला है और मालवा का गढ़ भी माना जाता है। आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक शपथ लेंगे और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने जरूर जाएंगे। जाति पाति लिंग भेद से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी शपथ लेते हैं कि दूसरों को भी मतदान के लिए जागरूक कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले हम शाजापुर जिले की बात कर लें तो देवास शाजापुर संसदीय जो सीट है वो 4 जिलों की 8 विधानसभा सीट से मिलकर बनती है, जिसमें कि शाजापुर जिले की 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 17 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन मौजूद हैं और हम शुरुआत करते हैं और सत्ता पक्ष से जो यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर मौजूदा जो सांसद है मनोहर ऊंटवाल जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कम से कम 4.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल यहाँ पर पूरा किया है। क्या ऐसी उपलब्धि मानते हैं इस शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में, जो उनकी तरफ से आप 5 ऐसी उपलब्धियाँ गिना दीजिए जो इस शहर को मिली है और संसदीय क्षेत्र को मिली है। एक तो जो सेंट्रल स्कूल है उन्हीं के कार्यकाल में सेंट्रल स्कूल बन के तैयार हुआ है और अब उसी कार्यकाल में ये जो सड़क अपनी जो बनी है नेशनल हाईवे की वो बनी है और ऐसे कई अनेक काम जो उनके द्वारा किए गए सांसद निधि के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम किए हैं और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके कारण से आम जन को लाभ पहुंचा है। क्या शाजापुर सीट को आपको लगता है कि शाजापुर जो जिला है, शाजापुर शहर है, उसको जो मांगे थी वो पूर्ण रूप से हो चुकी हैं पूरी तरह? निश्चित तौर पर सभी मांगे पूर्ण हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने जो कार्य पूर्ण नहीं किए थे उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ कागजों पर नीतियां लेकर आती है। वो जो भी नीतियां लेकर आई वास्तव में उसको धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। NH3 जो 4 लेन सड़क हो रही है, किसकी देन है? NH3 4 लेन सड़क जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया कि ऊंटवाल जी ने बनाई। ऊंटवाल जी का कोई इसमें रोल नहीं रहा। हाँ, ये ऊंटवाल जी का कार्यकाल था, उस दौरान ये शुरू हुई, वरना NH3 का काम शुरू में कांग्रेस सरकार ने शुरू करवाया था, पूरी मंजूर कराई थी। लेकिन चूँकि देवास शाजापुर राजगढ़ गुना ग्वालियर तक कांग्रेस के सांसद थे तो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान ने उसमें अड़ंगे डालती रही और उस काम को रुकवाती रही। इसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है। क्या वाकई में सज्जन वर्मा यहाँ पर क्षेत्र के लिए विकास कर पाए? 2014 के पहले वो यहाँ सांसद रहे थे, अब चूंकि भाजपा के यहाँ पे सांसद है, क्या लगता है आपको? जहाँ तक आपको बता दूं मैं कि सेंट्रल स्कूल की जो बात कही गई थी, सेंट्रल स्कूल माननीय श्री सज्जन वर्मा जी के टाइम पे ही स्वीकृत हुआ था और किले में चालू हो गया था। लेकिन किसी भी काम को समय की आवश्यकता है, तो उस समय के दौरान ही इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू हो गया था, जगह का चयन भी हो गया था। लेकिन ठीक है, अगर कोई श्रेय लेके अपना झंडा ऊपर रखना चाहता है तो हम सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं, झंडे में विश्वास नहीं रखते। अब तो आप लोगों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कितना विकास आपको लगता है? जैसे आपने अभी बाईपास की बात की मेरे मित्र ने, तो बाईपास 2009 में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब यहाँ सांसद सज्जन वर्मा जी थे उस समय स्वीकृत हुआ। और ये जो सेंट्रल स्कूल की बात करते हैं तो सेंट्रल स्कूल 96 में स्वीकृत हुआ और इसको ये कब तक केवल एक उपलब्धि को बिल्डिंग बनाने को अगर ये विकास कहेंगे, सेंट्रल स्कूल माननीय सज्जन वर्मा जी की देन है। चलिए सेंट्रल स्कूल का मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि आप लोग आपके कार्यकाल में हुआ। जी, मैं मेरे कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहूँगा कि माननीय थावर चंद जी गहलोत के समय यह स्वीकृत हुआ था। सज्जन सिंह वर्मा जब सांसद थे उस समय यह स्कूल बंद होने की कगार पे था, पर माननीय थावर चंद जी उस समय भी राज्यसभा के सांसद होने के कारण उनकी निधि से पुनः स्कूल शुरू हुआ और मनोहर ऊंटवाल जी के कार्यकाल में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसका लोकार्पण भी माननीय सांसद थावर चंद जी ने। और स्कूल की बात, उच्च शिक्षा में क्या काम हुआ?
उच्च शिक्षा में यहाँ पर अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुला है, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए भी मांग की थी, पर सरकार अब जा चुकी है। अब हमारा कांग्रेस मित्र बनाएंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे। एक शाजापुर का सबसे बड़ा मुद्दा है पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या के लेकर कोई सांसद निधि की तरफ से कोई काम हुआ है यहाँ पर? पेयजल के समस्या के लिए सांसद निधि की तरफ से जो काम की जो रूपरेखा जो बनी थी, जादमी 80 करोड़ का जादमी बैराज निर्माण करके और उनके लिए प्रयास करके और उसको सुकृत कराने का भी काम हुआ, जिसके माध्यम से जब वो बनके तैयार होगा तो अब जो जनता को उसके पानी की सुविधा मिलेगी। और अब क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो गई है, अब ये कांग्रेस मित्रों का कर्तव्य बनता है कि उसको जैसे तैसे आगे बढ़ाकर और यहाँ नगर को जो इसके। चलिए, किसान भी एक बड़ा जी। मैं आज आपको इस मंच पे आपको कहना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर में शाजापुर में नर्मदा का पानी आएगा, यह मैं गारंटी से कहता हूं। साथ ही हमारे जल संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह जी कराड़ा ने 1000 करोड़ से ऊपर के कार्य स्वीकृत कराए हैं और टेंडर लग गए हैं। साथ में पार्वती नदी और लखुंदा नदी से शाजापुर का में पानी आएगा। पानी की समस्या से शाजापुर तो क्या शाजापुर जिला पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जिस तरह से कराड़ा जी ने उस समय ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने पूरे शाजापुर जिले में लाइट की समस्या, ऊर्जा की समस्या दूर कर दी थी। मैं आज इस मंच पे गारंटीज कहता हूं कि पानी की समस्या 2 से 3 साल में दूर होगी। नर्मदा का पानी आएगा, नर्मदा मैया हमारे शाजापुर में आएगी। चलिए, जवाब लेंगे इसका भी। क्या कहेंगे आप? ये मेरा ये है कि ये मिराज बांध का इन्होंने बोला था, ओपनिंग करा था, तो इनसे पूछो मिराज बांध कहाँ पे बना था और क्या करा अभी 1 रुपये, और कहाँ पानी नीचे से ऊपर चढ़ेगा क्या पानी? भूमि पूजन करा था और फोटक नोटंकी करने के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स टांग दिए थे इनने। इससे पूछे मिराज बांध है कहाँ बनाया? 1 रुपये का सिल्ला बस भूमि पूजन करा था इनने वहाँ पे। चलिए, जवाब लेते हैं। मिराज बांध को लेकर पूछा जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कांग्रेस का काम ही है कि सिर्फ आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, लेकिन वास्तव में यदि अगर हम देखें तो पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने जल समस्या को एक विकट समस्या माना और उसका समाधान करने के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक जैसी जो परियोजनाएं चलाई, ये तो उन्होंने प्रदेश स्तर पर उज्जैन और इसी प्रकार की योजनाएं हम यदि अगर हमको वापस से दोबारा मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करेगी। ठीक है, किसान कर्जा माफी, चूंकि ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा किसान बहुल इलाका है, किसान कर्जा माफी वाकई में किसानों का कर्जा माफ हुआ है? सर, जहाँ तक किसान कर्जा माफ़ी का सवाल है, आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ी परियोजना किसान माफ़ी की चीज़ हुई, वो कांग्रेस शासनकाल में ही लागू हुई थी। 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था। उसी के बाद प्रदेश में मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जहाँ तक शाजापुर जिले की बात करें तो 1,29,000 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, जो 1,000 करोड़ रुपए के लगभग है। जहाँ तक दूसरी बात यह है कि चुनाव आचार संहिता के कारण 25% लगभग किसानों का 239 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ़ होकर उनके खाते में आ गया है। अब रहा सवाल आचार संहिता का, उस आचार संहिता के चक्कर में जो बचा हुआ किसान कर्जा माफ़ी का है वो निश्चित ही 100% माननीय कमलनाथ जी ने ये आश्वासन दे रखा है कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी स्वतः ही उन किसानों के खाते में ये कर्जा माफ़ी की योजना क्रियान्वित। पीछे से पूछ लेते हैं, क्या वाकई में किसानों का कर्जा माफ हुआ है? 2-2 लाख की बोला था उन्होंने, किसी का 1500, किसी का 2500। आप बताइए क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। ये किसान कहाँ है? किसानों का हुआ। ये जिन्होंने मना किया एक भी किसान नहीं है। जिन्होंने मना किया इनका कर्जा माफ नहीं हुआ, ये एक भी किसान नहीं है। एक भी किसान नहीं है। ये किसानों का कर्जा माफ हुआ भी है और कुछ का नहीं हुआ है, जिनको मैसेज आया है कि आचार संहिता लगने के कारण अभी कर्जा माफी अटकी हुई है और आना होगा। आपको लगता है, विश्वास है कर्जा माफ होगा? होगा, कर्जा माफ होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि किसान कर्जा माफी होगी, विश्वास भी। क्या कहेंगे, आपको लगता है किसान कर्जा माफ होगा? किसानों का कर्जा माफ तो हो ही नहीं सकता। केवल कांग्रेस यही घोषणा करती है कि किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। केवल कागजों में ही किसानों का कर्जा माफ हुआ है, अन्यथा नीचे जमीन में जाकर देखेंगे तो केवल कांग्रेस हवा ही है। चलिए, किसान कर्जा माफ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लाभ का धंधा बनाएंगे, बना क्या? कांग्रेस की सरकार जब विगत जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें इसी एजेंडे के साथ आई थी कि मात्र 10 दिन में वो किसानों के खाते में 2 लाख रुपए जमा करवाएगी। क्या ऐसा कर पाए कांग्रेसी लोग? कमलनाथ जी से पूछते हैं कि आप ऐसा कर पाए? 10 दिन क्या? अब तो आप खुद ही बताइए कितने दिन हो गए आज सरकार में आए को। एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले 5 सालों में कृषि को लाभ का धंधा क्यों नहीं बना पाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार?
कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हर जो संभव प्रयास किए हैं। आपको याद हो तो आपने जो है 0% ब्याज के माध्यम से जो है सारे किसानों को लाभ देने का काम किया बिना ब्याज पे, और इसके बाद खाद पर और खाद जो किसानों को खाद बीज पर 1 लाख यदि वो ऋण देते थे तो उसको 90,000 वापस करना था। ऐसी कोई सी भी सरकार इस प्रकार से कोई काम कर सकती है क्या? इसके अलावा आपने अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि हमारे ऊर्जा मंत्री थे उस समय और लाइट की वो करी। आपको मालूम हो तो इन्होंने मध्य प्रदेश में 2003 से पहले लाइट का क्या हल कर रखा था, बिजली के पत्ते नहीं चलते थे। क्या वाकई में किसान की स्थिति सुधरी है यहाँ के? किसान की स्थिति आप देखिए, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने और पिछले 15 साल में शिवराज सरकार ने स्थिति कैसे सुधारी। स्थिति सुधरती होती तो ये सब थोड़ी होता। 2-2 हजार की मोदी घोषणा थोड़ी करता कि 2000 एरिया में 2000 देके किसानों का अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम डबल इनकम कराएंगे, डबल इनकम कराएंगे, हम 50% MSP का भाव देंगे। बताइए कौन सा MSP का 50% इन्होंने दे दिया। किसानों की स्थिति कैसे सुधरी है यहाँ पे? किसानों की स्थिति देखो साहब, किसानों की स्थिति ये है, ये लाभ का धंधे की बात करते हैं। 2 साल पहले प्याज कुछ व्यापारी किसान नकली बन के खरीदे थे, उसका मैंने खुद स्टिंग किया था और वो इतना बड़ा मामला था। तो नकली किसान बन के वो उन लोगों ने लाभ कमाया जो व्यापारी थे। किसान तो बेचारा वही है जहाँ है, उस किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। और वो प्याज करीबन 2 करोड़ का ऊपर था। बीजेपी के नेता उसमें पकड़े गए थे और तो किसान के नाम पर वो पकड़ा गए थे, तो किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था। चलिए, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे साथ और भी, हाँ जी बताइए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे कांग्रेसी भाइयों, आप थोड़ी तो शर्म करो। आप कांग्रेस के 60 साल के शासन की तुलना 4 साल से कर रहे हो। अरे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो ढेरों योजनाएं चलाई है। भावंतर योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित की है। आप इन्हें कहिए थोड़ी तो शर्म करें। अभी चलिए जवाब लेते हैं। आप भी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या किसानों की स्थिति में सुधार हुआ? किसान कर्जा माफी, किसानों का कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ नहीं कराया। राहुल गांधी ने बोला था मंच पे खड़ा होकर कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो हमारा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा। भाजपा पे आरोप लगे थे पिछली बार जब प्याज खरीदा गया तो यहाँ किसान नकली किसान बनकर भाजपा के नेताओं ने प्याज खरीदा। पहले तो मैं आपका IBC 24 चैनल का धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्याज खरीदे, ये गलत बात है। व्यापारियों ने खरीदे हैं और जिन्होंने गलत तरीके से खरीदे या इसमें कोई गैरकानूनी काम किया, उनको हमारी वर्तमान सरकार के आदेश पे उसकी निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को सजा भी दी है। कुछ लोग जेल भी गए हैं। और कोई भी गलत काम करने वाला कार्यकर्ता या व्यापारी वो भारतीय जनता पार्टी का ना तो था ना है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं देती है। चलिए, ये जो कह रहे हैं कि प्रोत्साहित नहीं, जांच की है, आरोपियों को सजा भी दी गई है, सच्चाई है इस बात में? आरोपी सजा की बात है, अभी तो प्रकरण न्यायालय में है। ये क्या मालूम कहाँ पे सजा दे देते हैं और कहाँ तय कर लेते हैं। आज तक ये तय नहीं कर पाए कि ये सजा कहाँ देते हैं और कहाँ कौन सी। अब रहा सवाल इनकी बात का, तो किसान आंदोलन था, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार दिया गया। और जहाँ तक एक अभी सज्जन ने कहा था कि किसानों कर्जा माफ, जहाँ तक जिसके खाते में अगर 1 लाख रुपए का ही कर्जा है तो 1 लाख का ही माफ होगा ना। 2 लाख रुपए की तो सीमा बताई गई है। श्रीमान ने शायद सुना नहीं था कि 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है जो कर्जा माफी की है। अगर किसी के खाते में 1 लाख रुपए था तो 1 लाख करता हूँ। आज भी आपको बता दूं कि ना तो नेशनलाइज बैंक ना कोऑपरेटिव बैंक किसी भी से आज तक किसी के पास जाके मांगने की व्यवस्था नहीं की गई। क्या कह रहे हैं? ग्वालियर में आपके नरोत्तम मिश्रा जी को हमारे कांग्रेस ने प्रमाण पत्र दिया इनको कि ये कर्जा माफ हुआ। और उसके बाद ये 60 सालों की बात करते हैं। 60 सालों में कभी कांग्रेस के राज में रक्षा मंत्रालय से कभी चोरी नहीं हुई, पर इनके इसमें अभी रक्षा मंत्रालय में से चोरी हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये देश को क्या संभालेंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं कि आपके कार्यकाल में खुद पूर्व मंत्री जी, घोटाला एक भी नहीं हुआ हमारे कार्यकाल में, हमारे भाजपा की सरकार में। चौकीदार ईमानदार है, मैं भी चौकीदार हूँ। अगर हम बात करें तो ये नई कांग्रेस की सरकार का आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा इनके कामों का? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी देर पहले इन्होंने आरोप लगाया था कांग्रेस की जो 10 साल से जो सरकार चली उसमें 2G 3G स्कैम, जीजा जी 4G घोटाले ही घोटाले हुए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी माताजी बेल पे छूटी हैं और घोटाले ही घोटाले थे। और 4.5 साल में
बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ। सर अभी ये चिल्ला रहे थे राफेल राफेल, मैं पूछना चाहूंगी कि जब हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी की जब सरकार थी और उन्होंने सेना को सशक्त बनाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था, उस ब्रह्मोस मिसाइल के काम को सोनिया गांधी ने आने के बाद रुकवा क्यों दिया? क्या कारण थे जो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ने दिया? ठीक है, क्या वो करी थी? इसरो की कांग्रेस ने करी थी। और पर मिसाइल है, चाहे वो ब्रह्मोस्त्र हो या कोई सी भी मिसाइल हो, सब कांग्रेस सरकार में हो। लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय हित के मुद्दे उठना लाजमी है, लेकिन हम यहाँ चर्चा के लिए मौजूद हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं। हम दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, बेरोजगारी। क्या 100 दिन के जो आपने स्वाभिमान योजना शुरू की है उससे वाकई में रोजगारों को मिला है? निश्चित ही रूप से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। दूसरी बात, आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, युवा स्वाभिमान योजना जो चल रही है, उसमें आप जाकर देखेंगे कि उसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार वहाँ पर रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और साथ में 4,000 रुपये महीना गाय डोर चराने, अगर जो आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो गाय डोर चराने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी युवा नेता बैठे हैं उनको पता नहीं हो गई कि जब हुकुम सिंह जी कराड़ा जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष थे, जब यहाँ पर जो पीजी क्लासेस चालू की गई थी, मतलब मैं आपको बता दूं 15 साल पहले उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था। उसके बाद 15 सालों में ये यहाँ लीड कॉलेज है, BSN कॉलेज लीड कॉलेज है, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। दूसरी बात मैं बता दूं, आपने उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा था आदरणीय आशीष जी से, उनको पता ही नहीं है उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में क्या अंतर है। वो उच्च शिक्षा में डेवलपमेंट बता रहे हैं, यहाँ पर उच्च शिक्षा में 0। आप जाकर देखेंगे वहाँ बिल्डिंग की क्या स्थिति है, 15 सालों में इन्होंने जर्जर कर दी। हुकुम सिंह जी कराड़ा जब मंत्री थे यहाँ के, उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट किया। उस जो बिल्डिंग की जो स्थिति है, उस बिल्डिंग की जो स्थिति है वहाँ पर रंग रोगन हुआ, वहाँ पर जितने भी सुधार हुए और यहाँ पर वहाँ पर जो पीजी क्लासेस स्टार्ट हुई साइंस फैकल्टी में, वो सब कराड़ा जी की देन है। थोड़ा पीछे से युवाओं से पूछ लूं, क्या वाकई में रोजगार मिला है 100 दिन का? रोजगार की तो जहाँ पे समस्या जो थी तस्मा से अभी वही है, रोजगार कुछ मिला नहीं है। और ये तो सब आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ये इनके ऊपर लगाएंगे, वो उनके ऊपर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कांग्रेस ने बोला था कि गौशाला खोलेंगे, अभी शाहजहाँपुर में गौशाला निर्माण का कोई सा कार्य अभी तक आया नहीं है। शाहजहाँपुर जिले में स्वीकृत हुई है, यहाँ पे सबसे पहले गौशाला की आवश्यकता है। गायों दर दर भटक रही है, भूखे मर रही है, प्यास से मर रही है, उनकी व्यवस्था है। तो पिछली जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस टाइम पे भी हमने मुद्दा उठाया था और आज भी हम इनसे बोल रहे हैं कि गौशाला का निर्माण करें। युवाओं को जो ये स्वाभिमान रोजगार योजना शुरू हुई है, क्या युवाओं को फायदा होगा इससे? इससे युवाओं को तो कुछ भी फायदा नहीं है और ऊपर से ये है कि बैंड बाजे बजवा रहे हैं ये युवा स्वाभिमान में। इतने समय का कार्यकाल रहा है, शाहजहाँपुर में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की तो बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और जितने भी बेरोजगार युवा हैं यहाँ पे यूँ ही दर दर भटक रहे हैं। युवाओं से जानने की कोशिश, क्या कहेंगे आप? सर, युवा स्वाभिमान में मतलब एक ग्रेजुएशन, जैसे मैंने खुद ने ग्रेजुएशन कर रखा है और ये 134 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, तो ये युवाओं के स्वाभिमान के साथ उल्टा खिलवाड़ है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी ने और NSSO का दावा जो केंद्र सरकार की संस्था है, उन्होंने कहा है कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर हुई है। आज बेरोजगारी का डाटा 7.3 पहुंच गया है। रही बात अगर मध्य प्रदेश की करी जाए और शाहजहाँपुर की करी जाए, तो इन 15 साल में शिवराज सरकार ने हमारे यहाँ जो भी उद्योग थे, हमारे यहाँ सिद्धार्थ फैक्ट्री थी, हमारा मक्सीपुरा उद्योग केंद्र था, सारे मक्सी के उद्योग बंद हो गए। शाहजहाँपुर का एकमात्र उद्योग सिद्धार्थ फैक्ट्री बंद हो गया। ये रोजगार दे नहीं सकते। 2 करोड़ का इनका वादा झूठा था। शिवराज सरकार ने भी किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया। ये झूठ बोलते हैं और ये सरकारी आंकड़े जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का डाटा आया इस बार। स्वाभिमान योजना के पहले बताइएगा कि क्या वाकई में शाहजहाँपुर के युवाओं को प्रदेश सरकार की योजना से फायदा कुछ मिल रहा है? शाहजहाँपुर जिले के युवाओं को प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन दिए। उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार प्रदान किया है
और भी कई योजनाएं शिवराज जी लागू करने वाले थे, प्रयास भी किए, लेकिन शाहजहाँपुर क्षेत्र चूँकि औद्योगिक क्षेत्र में इसलिए ज़्यादा बड़ा तब्दील हो नहीं पाया कि यहाँ कुछ धरातली परेशानियाँ हैं और कहना चाहिए कि आधारभूत संरचनाओं की कमी है, जिसके कारण बड़े उद्योग आते नहीं हैं। उसके लिए भी हमारे पूर्व सांसद मनोहर जी ऊंटवाल ने इसको शाहजहाँपुर जिले को सी श्रेणी के जिले में सम्मिलित करवाया था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो उद्योग चल रहे थे वो भी नहीं टिक पाए? कारण तो व्यक्तिगत भी रहे हैं। एक दो उद्योग तो कांग्रेस के बड़े नेता और व्यापारियों के, कांग्रेस के बड़े उद्योगपतियों के उद्योग थे, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से भी सिद्धार्थ ट्यूब जैसे उद्योगों को बंद कर दिया है। वो शासन और द्वारा जो उद्योगों को सुविधाएं दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसका लाभ लेके कांग्रेस के जो व्यवसायिक घराने हैं, जिनका काम ही यही है कि बड़ी योजना और बड़ी छूट का लाभ लेके उद्योग चलाना, और जब छूट समाप्त हो जाए तो बंद करके हजारों को बेरोजगार करके चले जाना। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के तहत कितना काम हुआ है? 2 करोड़ रोजगार की जो बात कही गई थी केंद्र सरकार, उसका कितना फायदा शाहजहाँपुर जिले तक पहुँचा? निश्चित ही शाहजहाँपुर जिले में उसका लाभ हुआ है। 2 करोड़ जो बात रोजगार की जो बात की, उसका सभी प्रकार की योजनाओं को मिलाकर उसको जोड़ा गया है। अब केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं है, लेकिन आपको मालूम हो तो कई पटवारी से लेकर टीचर से लेकर अन्य प्रकार की जो भर्तियां भी लगातार मध्य प्रदेश में और देश में चालू हैं। इसके बाद उद्योगों के माध्यम से, जो अभी हमारे मित्र ने बताया था कि स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग लगवा के, वो भी एक रोजगार का एक माध्यम बनाकर और लोगों को रोजगार से लगाने का काम हुआ है। क्या वाकई में यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में काम होने से आप लोगों को फायदा हुआ? यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुआ है उससे यहाँ के युवाओं को बहुत रोजगार मिला है, और जो रोजगार की जो यहाँ व्यवस्था थी उसमें मेन समस्या है पानी की। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। उद्योग के मामले में बताया जा रहा है कि पिछड़े हुए हैं। एक तरफ भाजपा का आरोप है, कहना है कि जो शाहजहाँपुर जिला है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर उद्योग लग सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक भी उद्योग यहाँ नहीं लगा, और जो उद्योग लगे थे वो भी यहाँ से हट गए। तो नई सरकार का गठन हुआ है प्रदेश में, कमलनाथ सरकार का। उसमें से जो 3 प्रमुख योजनाएं रहीं, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी और एक और कन्यादान योजना की रकम को दोगुना किया गया है। क्या वाकई में कन्यादान योजना के तहत इस रकम को अब हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 2 जगह तो हो चुकी है। 28,000 देते थे, 25 से 28,000 शिवराज सरकार देती थी। 51,000 रुपये माननीय कमलनाथ जी ने उसको स्वीकृत करे और वो योजना लागू हो चुकी है। इसके अलावा काफ़ी योजना और लागू करी है, जैसे गाय के लिए, पशु के लिए हर पंचायत में गौशाला बनाई है। इसके अलावा हमारे पुलिस जो हमेशा दिन रात काम करते थे, उनको 1 दिन की छूट दी गई है। इसके अलावा हम उद्योग में एक महत्वपूर्ण कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि अगर जिस जगह उद्योग खुलेगा उस प्रदेश के 70% लोकल बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये बहुत सभी योजनाएं लोकसभा चुनाव में प्रभावित करेंगी मतदाता को? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। हमने बिजली बिल भी हाफ करा, शहर का, ग्रामीणों का, किसानों का, और यहाँ का भी हाफ करा। ये योजनाएं बिल्कुल करेगी। जैसे हमने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, और हम इस कांग्रेस सरकार को जनता जानती है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। कि रोजगार की बात कर रहे हैं, सांसद जी मनोहर ऊंटवाल जी 2014 में आए, जनता ने उनको 2.5 लाख वोटों से जिताया करीबन, और जनता को उम्मीद थी कि विकास करेगा। वो व्यक्ति केवल मंत्री के लिए सांसद पद छोड़ के पूरे जिले संसदीय को अनाथ कर गया, ना मंत्री बना, सरकार चली गई। इस पूरे 5 साल में मनोहर ऊंटवाल ने जो गांव लिया था गोद, उस गांव की स्थिति देख लो आप। वो एक गोद लिया था गांव ने, आदर्श ग्राम, उस गांव को देख लो, गांव का नाम नहीं मालूम है। इनके समर्थक बैठे हैं कि कौन सा गांव है, वो गांव का नाम पूछ ले तो मैं पत्रकार तो छोड़ दूंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दो, कौन सा गांव है। कन्यादान योजना के तहत राशि को दोगुना किया गया है, क्या हितग्राहियों को फायदा हो रहा है इससे? जी बिल्कुल नहीं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। और आज जब मैं माताओं बहनों से संपर्क करती हूँ तो वो बिल्कुल कहती है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं ने गलती की और एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने खो दिया जो वास्तव में सेवा भावी था, जिसने महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं दिलाई। एक सवाल उधर से उठकर आया था, आदर्श ग्राम कौन सा है, नाम बता दीजिए आप। आदर्श ग्राम आगर विधानसभा का गांव है, निश्चित हमको नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सवाल है क्या वाकई में उन्होंने जो है मैदान छोड़ दिया है मनोहर ऊंटवाल जी ने मंत्री बनने की लालसा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है। संगठन किसी भी कार्यकर्ता को जो आदेश देता है उसका जहां उपयोग रहता है, पार्टी उसका वहां उपयोग लगती है। चलिए, समाज सेवा के लिए काम करने की बात की जाए, क्या कहेंगे? जी नाम तो बता दूं मैं। जी, माननीय सांसद जी ने आगर विधानसभा का
बड़ौद तहसील का सदवास नाम था, वो गांव गोद लिया था और आज वहां जाके देखना आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी आपको। क्या आदर्श ग्राम बन चुका है? अब प्रगतिशील है। जवाब ले लेते हैं जी। शायद नागर साहब को मालूम नहीं है, वो गोद लिया था गांव कैंसिल करके ना आष्टा के पास का गांव लिया था जो कुछ भी नहीं। मानपुर है सर। जहाँ तक अभी माननीय मेरे साथी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, स्वाभाविक है मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर कैसा है। शाहजहाँपुर में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा ये सर्वविदित है, इसलिए कैडर बेस होने का तो तोहमत लगाना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद बता दूं कि माननीय सांसद जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, शाहजहाँपुर की जनता ने निस्संदेह उनको बहुत अच्छा जनमत दिया था और उस जनमत के आधार पर हमने भी उम्मीद लगाई थी कि निश्चित वो एक जनमत का सम्मान करेंगे और शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि शाहजहाँपुर विधानसभा में उन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ करा तो भारतीय जनता पार्टी में विध्वंस कर दिया और ऐसी स्थिति कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चेहरे का नूर उतार के चले गए। शाहजहाँपुर से सांसद के प्रत्याशी के तौर पे कब कोई नाम चेहरा आएगा, स्थानीय चेहरा कभी आएगा? प्रत्याशी है कि पाँव में आ रहा है मतलब रोज एक नया प्रत्याशी आता है, जबकि उनको ये भी नहीं मालूम कि लोकसभा कितनी बड़ी, कितने मतदाता, कितनी महिला, कितने पुरुष है। अभी आप फ्लैक्स देख लो, शहर में हट गया आचार संहिता में, मतलब उनको चेहरे देखते के गंदरा गए हम। और रोजगार की बात कर रहे हैं, बीते 5 साल 15 साल 20 साल में इस शाहजहाँपुर जिले में संसदीय क्षेत्र में एक रोजगार नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारी संसदीय क्षेत्र का। किस तरह का स्थानीय प्रत्याशी देखना चाहेंगे शाहजहाँपुर को लेकर? एक अच्छे साफ सुथरे छवि का हो और अच्छा आदमी हो, काम करने वाला, विकास करने वाला हो, ये सब देखिए लगातार। लेकिन भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी कभी नहीं आया यहाँ पर, कांग्रेस से भी नहीं आया हो। स्थानीय प्रत्याशी का जहाँ तक सवाल है, हमारी भी सबकी इच्छा है कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए, पर चूंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव रहता है, केंद्र सरकार का चुनाव रहता है, इसलिए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बड़े और योग्य नेता बाहर के भी रहे, लेकिन अच्छा सांसद हमारे यहाँ थावरचंद जी के रूप में, फूलचंद जी वर्मा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस के लिए यह दुविधा की बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक योग्य प्रत्याशी देती है। लगातार उद्योग एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है और लगातार आप लोगों पे यही आप आक्षेप लग रहे हैं कि उद्योग को लेकर कोई काम नहीं हुआ। ये बात सही है। शाहजहाँपुर में जो जल की कमी के कारण आज नगर पालिका भी हमको एक दिन छोड़ के पानी पिला रही है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है कि जल के अभाव के कारण यहाँ उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। आपके आसपास 5 नदियां हैं, काली सिंध है, कई नदियां हैं, उसके बावजूद पानी यहाँ तक क्यों नहीं आ पाया? काली सिंध नदी पे भी बहुत पहले रंजित सागर बांध की योजना आई थी, वो कांग्रेस सरकार के समय में ही उसको गति नहीं मिल पाई। फिर काली सिंध परियोजना के नाम से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास करके पुनः उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया था, पर चूंकि धरातल पे वो काम प्रारंभ होता उसके पहले प्रदेश की सरकार होती। मेरा एक कहना है कि सर इन्होंने कहा काली सिंध बैराज की, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि काली सिंध बैराज की डीपीआर तक सबमिट नहीं थी, क्योंकि जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं वो शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहां पे हमको डीपीआर तक नहीं मिली है। मैं कम से कम इस बात के लिए 1.5 महीने से परेशान हुआ कि कहीं ना कहीं एक डीपीआर मिल जाए। जो डीपीआर तक सबमिट नहीं की गई उसको बात केवल कोरी हवा में करते हैं हम, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। शेम की बात। और ये बैराज की बात करते हैं, 2011 में माननीय शिवराज सिंह जी आए थे, अभी ये शिवराज सिंह जी आए थे, उन्होंने 11 में घोषणा करी थी बैराज की, 11 से 19 आ गया। आप बताइए, 8-9 साल हो गया। सर उनको ये नहीं मालूम था, माननीय मंत्री जी क्या कार्यकर्ता जो बताएगा चलो शर्मा, उनको ये नहीं मालूम उल्टा पानी, कभी मगरे का पानी उल्टा जाता है क्या? चले बीजेपी वाले चढ़ा देंगे पानी उल्टा। एक जो पानी की समस्या है इस क्षेत्र को लेकर, क्या वाकई में बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है? यहाँ पर छोटे छोटे मुद्दों पर बहुत बड़ी बड़ी बहस हो गई, लेकिन शाहजहाँपुर के मुद्दे किसी ने भी नहीं उठाए अभी तक। हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत घटिया व्यवस्था है, है ना, शिक्षा के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के नाम पर तो हम जीरो हैं। आज एक प्रमुख समाचार पत्रिका में एक न्यूज लगी है कि प्रत्येक माह 100 केस इंदौर उज्जैन रेफर किए जा रहे हैं, जिसमें 80% महिलाएं होती हैं। 80% महिलाओं को रेफर किया जा रहा है। हम यहाँ पर पैसा इकट्ठा करें और इंदौर उज्जैन में वहाँ पर हम अस्पतालों में जमा करके आ जाएं। अब इन्होंने बात की रोजगार की कि यहाँ पर पानी की समस्या की वजह से यहाँ रोजगार नहीं है, तो जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी वहाँ पर वो फैक्ट्रियाँ जमीन में से नहीं उगी थी, वहाँ के नेताओं में दम था
तो वो फैक्ट्री वहां पर लगाई। शाहजहांपुर में नोट प्रेस लग चुकी थी, लेकिन देवास के नेताओं में दम था तो वो नोट प्रेस देवास ले गए। जो अरनिया कला में जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय वो पनवाड़ी में मंजूर हो चुका था, लेकिन काला पीपल के नेताओं में दम था तो वो विद्यालय वहां ले गए। यहाँ के नेता शुरू से ढुलमुल है क्योंकि जनता आसानी से माफ कर देती है। चलिए, सवाल बड़ा गंभीर है। स्वास्थ्य सुविधा एक सबसे बड़ी समस्या है। आपकी सरकार है, क्या कोई कदम उठाए आपने? बात बता, इसमें स्वास्थ्य की बात है। विगत 15 सालों से यहाँ पे स्वास्थ्य के मामले में हम जीरो थे। जैसे ही मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस तुरंत ही हमारे पास 3 महीने का समय था। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट लाए, जो कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि बाहर रेफर करना पड़ता था, लेकिन आज हमने एनेस्थीसिया के व्यक्ति यहाँ पर एक उपलब्ध करा दिया है, ताकि यहाँ की जो महिलाओं को डिलीवरी तक के केस के लिए बाहर जाना पड़ता था, तुरंत ही हमने तत्काल प्रभाव से एक एनेस्थीसिया के व्यक्ति यहाँ डेप्यूट कर दी। निश्चित ही रूप से काफ़ी कम समय है, अभी 2 महीने में ही आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार हुए हैं। लेकिन ये 15 साल से यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं ले पाए। यहाँ न तो सोनोग्राफी के डॉक्टर थे, न एनेस्थेसिया के डॉक्टर थे, लेकिन काफ़ी कम समय, अभी 2 महीने में सरकार बने और सुधार चल रहे हैं। और आप जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर मिलेंगे। चलिए, अभी कांग्रेस का कहना है कि बहुत अल्प समय हुआ है, उन्होंने शुरुआत की है। आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ स्वास्थ्य सुविधा? शाहजहांपुर में यहाँ से आगे पास जाएंगे आप, ट्रामा सेंटर जैसी बिल्डिंग ये दिख रही है, ये सामने दिख रही है। ये बिल्डिंग अभी अभी बन के तैयार हुई है और इस बिल्डिंग के अंदर जो तय किया था, इसमें सभी प्रकार की जो मशीनरी होती है, जिसमें सर्जरी से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए ये पूरे प्रदेश सरकार के उसमें ये जो तैयार हुई है। और जैसे ही तैयार होकर बनी, इसी बीच में चुनाव आ गए और हमारी सरकार चली गई, नहीं तो अभी तक यहाँ पर जो है पूरी ये व्यवस्था हो जाती। और अब ये कांग्रेस, अब इन लोगों ने इन कांग्रेस के समय में जो बिल्डिंग, जो डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल जो बना है, वो बिल्डिंग गिर रही है, लोग मरीजों पर गिर रहे हैं। उन्होंने उस समय से लेकर अभी तक इन्होंने क्या काम किया? लेकिन हमारे द्वारा ये ट्रामा सेंटर बनके तैयार हो गया और आप सामने दिखाइए, आप वहाँ पे फुटेज में कि वो ट्रामा सेंटर बनके तैयार हो गया और इसका चुनाव के समय ही उसका लोकार्पण हुआ था। क्योंकि भाजपा की सरकार 15 सालों से है, तो इतने अल्प आखिरी के 5 सालों में ही क्यों काम हुए? ये बन सकती थी। यहाँ पर 10 साल कांग्रेस के विधायक, 20 साल विधायक थे कांग्रेस के। जब वो कांग्रेस के विधायक जब यहाँ से हटे और जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बने, तो उनके द्वारा ये प्रयास करने के बाद ये 5 साल का ये डेवलपमेंट हुआ और ये ट्रामा सेंटर बनके तैयार हुआ। पूर्व में कांग्रेस के विधायक होने की वजह से काम नहीं हो पाया? नहीं, जितना भी विकास माननीय अरुण जी भीमावत ने इस विधानसभा के अंदर किया है, अभी तक के 20 साल के इतिहास में ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और पिछले जो 10 साल थे उसमें कांग्रेस के विधायक थे, इसलिए विधानसभा बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई थी और कुछ भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। क्या कहेंगे आप, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितने कदम उठे हैं? चल रहा है साहब, ट्रामा सेंटर बनाया है, इसमें व्यवस्था होगी, धीरे धीरे होगी ना। शिलान्यास तो नहीं किया था, बाकी इसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था तो इनको करना चाहिए ना, इन्होंने अभी तक क्यों नहीं बुलाया? चलिए, जवाब ले लेते हैं कि इमारत तो बनकर तैयार होगी ट्रामा सेंटर की, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा है। जी सर, स्थिति यह है कि इनकी चंदाखोरी और गुंडागिर्दी से कोई डॉक्टर ही इस हॉस्पिटल में नहीं आना चाहता। 15 डॉक्टर थे इस शाहजहांपुर में, 15 डॉक्टर में से कई इस्तीफे दे के चले गए, 5 डॉक्टर बचे। ट्रामा सेंटर का ढांचा खड़ा कर दिया, कोई मशीन नहीं ला सके। और तो और महिलाएं जो सोनोग्राफी के लिए रहती है, उनकी लाइन लगी रहती है। आप सुबह 7 बजे चले जाइए, 50 महिला सोनोग्राफी के लिए लाइन लगी रहती है। सोनोग्राफी वाला डॉक्टर नहीं आएगा, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे उन महिलाओं को देखते हुए। पलंग नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। स्वास्थ्य में इन्होंने और जो पर्चियां लेते हैं 5 रुपए से इनने 15 रुपए लेने लग दिए एक मरीज से। इनने जहाँ तक ट्रामा सेंटर की बात करी है, ट्रामा सेंटर का इनने निर्माण जरूर करा, लेकिन उसको विकसित नहीं कर पाए। दूसरी चीज, इनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार मेडिकल डिपार्टमेंट में होता है, किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। ये बीजेपी के शासन में उन अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम और अस्पतालों को स्वैच्छिक अनुदान दिया गया है जो उस श्रेणी में ही नहीं आते हैं। चलिए, आपकी इस इमारत के पीछे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सर, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पहले 100 बिस्तर का हॉस्पिटल था, हमारी सरकार ने इसको 300 बिस्तर का करा। जननी सुरक्षा किसने चलाई? 15 साल में ही चली, इसके पहले क्यों नहीं चली थी? आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज आज कहीं भी देश में कहीं भी जाके आप करा सकते हैं, चाहे कितनी गंभीर बीमारी हो। 5 लाख रुपए पर साल तक का इलाज। हॉस्पिटलों में बात करते डॉक्टरों की, आज भी हॉस्पिटल में ये स्थिति है कि नॉर्मल डिलीवरी का बोलकर ऑपरेशन का बोलकर इंदौर में रेफर किया जाता है। आयुष्मान योजना का कितना फायदा हुआ है? आयुष्मान योजना कितनी पहुंची है? आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई लोगों के पंजीयन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन और इलाज का लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है।
कि चाहे निजी अस्पताल हो या शासकीय बड़े अस्पताल में कोई बड़ी बीमारी के इलाज के लिए भी सबको उस सुविधा का लाभ मिलने वाला है। क्या यहाँ के सभी निजी हॉस्पिटल ने हामी भर दी है कि वो इलाज करेंगे आयुष्मान योजना के तहत? बिल्कुल साहब, सभी ने हाँ करा है। आयुष्मान योजना में मुझे मध्य प्रदेश में, आप शाहजहाँपुर की बात मत कीजिए, मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल बता दें, सिर्फ इन्होंने उसका नाम प्रिपेयर करा है, वो है भंडारी हॉस्पिटल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो आयुष्मान के तहत रजिस्टर्ड हो। क्या स्वास्थ्य सुविधा का फायदा हो रहा है? स्वास्थ्य सुविधा तो तस के तस है, हमें कोई स्वास्थ्य सुविधा अभी तक नहीं सुधरी है। अब दूसरी बात, जैसे यहाँ सभी बोल रहे थे कि ट्रामा सेंटर अरुण जी ने बनाया या बीजेपी ने बनाया, ये एबी रोड था, एक्सीडेंट जोन था, इसलिए बनना था, चाहे अरुण जी होते या ना होते। या हमें बेवकूफ मत बनाओ कि अरुण जी ने बनाया या बीजेपी ने बनाया। भाजपा की सरकार ने हर जगह ट्रामा सेंटर बनाए, ना तो कांग्रेस। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार क्या कर पाई? कमीशन के चक्कर में राफेल का सौदा ना मंजूर कर दिया। चलिए, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं क्या कहेंगे इसको लेकर जो आरोप लगते हैं? सीधा गणित है, राष्ट्रीय मुद्दे पे राफेल की बात करते हैं। 126 राफेल विमान का ऑर्डर था यूपीए सरकार में, जिसको केवल 36 कर दिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? 5,000 करोड़ से 15-16,000 60 करोड़ में राफेल विमान खरीदा, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? उसकी फाइल रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई, ये सबसे बड़ी चोरी है कि नहीं है? एक भ्रष्टाचार की संदिग्ध एक भ्रष्टाचार है। 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, उसके पहले तक रिलायंस के टोटल पेट्रोल पंप बंद थे। लेकिन 2014 में जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, रिलायंस के पेट्रोल पंप चालू हो जाते। देश की नई सरकार, कमलनाथ सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल का कार्यकाल, यहाँ के स्थानीय किस तरीके से देखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो आगामी चुनाव में जाएंगे? आपके लिए प्रमुख मुद्दा कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय हित का मुद्दा या प्रदेश और शाहजहाँपुर का विकास? शाहजहाँपुर का विकास तो हो ही जाएगा अगर राष्ट्र की सबसे पहले चिंता करनी है। क्या कहेंगे आप? राष्ट्र रहेगा तो विकास होगा, नहीं तो कहाँ से होगा? आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र को लेकर आप आगामी चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो आपको ज्यादा सबसे प्रभावित करेगा? सर, अभी तक तो यहाँ पे जो भी सांसद बने हुए हैं वो यहाँ आते हैं तो कोई तो आगे निकल जाता है सीधा, और जो आता है वो दोपहर रोड पर अपने कार्यकर्ता को बुला लेता है कि यहाँ आ जाओ, मेरे पास 5 मिनट का समय है, आप मुझसे मिल लो। शाहजहाँपुर के स्थानीय की आवाज है कि आखिर वो कहाँ जाएगा? जी, शाहजहाँपुर में स्थानीय विधायक आते ही नहीं है, देखे ही नहीं चेहरे दिखते। और शाहजहाँपुर के विकास की बात करें, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो मोदी जी होंगे तो विकास तो होना निश्चित है। आपके लिए कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे? राष्ट्रहित सबसे पहले है, और पाकिस्तान को जो करारा जवाब दे सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा किसी के पास इतना बड़ा सीना नहीं है जो पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के मार के आ जाए। और वो लोग जो है जो सबूत मांगते हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो अपनी पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो उनको बोले, उनकी वजह से यहाँ पे उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अपने शहर के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? बहुत मतलब कई नई योजनाएं निकाले मोदी जी भी, बहुत मतलब निर्माण करे कई योजनाओं का और विकास करे, यही हम चाहते हैं मोदी जी से। चलिए, और भी युवा हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या किस तरीके का एक सांसद आप देखना चाहते हैं और कौन से मुद्दे आपको लगता है कि जो सबसे आपके लिए सांसद का चेहरा ज्यादा प्रमुख रहेगा या केंद्र का? बेरोजगारी, उद्योग धंधे और इन सब की समस्याओं जैसे का हल होना चाहिए। पिछली बार भाजपा की सरकार थी, 2018 में करीबन 32,000 के लगभग युवा बेरोजगार थे। आज अभी वर्तमान 2019 में 40,000 युवा बेरोजगार हैं। तो ऐसा क्या है कि भाजपा हो या कांग्रेस, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। मतलब बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, ये युवाओं की मांग भी है वाकई में कि चाहे सरकार किसी की भी बने लेकिन उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। सबसे बड़ा अगर जो बेरोजगारी का मुद्दा हुआ पूरे भारत में, तो सिर्फ नोटबंदी की वजह से पूरी डीपीटी गिर गई, जिसकी वजह से भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी बढ़ी है। नोटबंदी का कितना नुकसान हुआ? नोटबंदी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी से हर गरीब आदमी, जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने नोट जमा कर रखे थे, जो गैर बेनामी संपत्ति खरीदते थे, वो सारी बंद हो गई। आज गरीब आदमी भी प्लाट खरीद सकता है। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी पर अपने आंकड़े पेश किए जो मोदी सरकार है कही है 99.33 या 7 वापस पैसा आ गया। तो बताइए कहाँ था काला धन, कहाँ आतंकवादियों के पास जा? आपके पास आ रहा हूँ, आपके लिए कौन सा मुद्दा प्राथमिकता पर रहेगा? जो सब मुद्दे तो इनके पास कुछ नहीं है। राम जी ने धोखा दिया, भारत माता आ गई है, वो ऐसे ही चलता रहेगा देश में, ना कोई विकास है
चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। पहले 60 साल इन्हें लूटा, अब 15 साल ही लूटेंगे। मैं हमारे माननीय जो जीएसटी का बोल रहे थे, जब से जीएसटी लगी है, जब से कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई है, जो पैसा उनके पास पड़ा था वो पैसा वहीं के वहीं रखा रह गया उनके पास, जो पाकिस्तान के पास भारतीय मुद्रा गई थी। कांग्रेस के नेता सबूत मांग रहे, उनके सबूत मांगने से पाकिस्तान में तालियां बज रही और हम लोग नीचे देखना। 100 बात की एक बात, दुश्मन की आंख में आंख डाल के बात करे, जवाब दे, वो सब प्रमाण। जी बताएं। निश्चित ही रूप से मैं इनको बता दूं कि ये बोल रहे हैं कि नोटबंदी होने से कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। आप देख रहे हैं पुलवामा अभी रिसेंट में देखा आपने। इसके अलावा आप और भी देखें रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से कि कश्मीर में आज भी पत्थरबाजी हो रही है। और निश्चित ही रूप से मोदी सरकार इस मामले में फेल है। भारतीय सेना ने जो काम किया है वो उसके काबिल तारीफ। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की बातें ज्यादा इफेक्ट करेंगी या कमलनाथ जी के जो काम हुए हैं उसका फर्क नजर आएगा? दोनों चीजें, एक तो कमलनाथ जी का काम और राहुल गांधी जी की बातें, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस बात को कह देते हैं उस बात को करने में विश्वास रखते हैं, झूठ का पुलिंदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी सन 92 से राम के नाम को बेचती आई, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इनसे मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति का धर्म पैदा करो, धर्म की राजनीति मत करो। ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी घुस के बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने लोग इतिहास बनाते हैं। हमने इस विश्व का ज्योग्राफी बदल दी, भूगोल बदल दिया। हम उस इंदिरा गांधी के अनुयायी हैं, तो हमसे कम से कम देशभक्ति का प्रमाण पत्र तो न मांगे। हम देशभक्ति के मामले में भी देश को आजाद कराने वाले पार्टी के लोग हैं और विश्व की ज्योग्राफी को बदलने का जज्बा हमारे में है। ये बता दें कि इनने कोई चीज इनमें दम हो तो लाहौर में झंडा फहराया। हमने 1965 में लाहौर में जाके तिरंगा झंडा फहराया था। हमें आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन संसद में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। प्रश्न दोनों पार्टी से वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि देश को भी मोदी की आवश्यकता है और राहुल गांधी की। राष्ट्र के मुद्दे दोनों को एक होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि ये सबूत मांगते हैं और वो भी सबूत नहीं देते। चलिए भाजपा से जवाब देते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि धर्म की राजनीति ज्यादा की जाती है आप लोगों के द्वारा। कोई भी राजनीति हो बिना धर्म के चल नहीं सकती, क्योंकि जो धर्म के सिद्धांत हैं, धर्म के जो आधारभूत हैं सिद्धांत हैं, उनके ऊपर ही राजनीति चलना चाहिए। अगर राजनीति से धर्म खत्म हो जाएगा तो अराजकता फैलेगी, गुंडावाद फैलेगा, भ्रष्टाचार फैलेगा। धर्म के बिना राजनीति चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के लिए नहीं लड़ती है। हम इस बात के लिए लड़ते हैं कि जो हमारे मान बिंदु हैं, इस भारत के गौरव के स्थान है, उनका निर्माण होना चाहिए और धर्म के अनुसार भाईचारा और राजनीति होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार, गुंडावाद, अराजकता और आतंकवाद समाप्त हो। जब ऐसी कोई घटना होती है, देश का नुकसान होता है, आतंकवाद होता है और आतंकवादियों के सपोर्ट में कांग्रेस के लोग खड़े रहते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े रहते हैं और इस प्रकार और ये उनकी वकालत करते हैं आतंकवादियों के, कांग्रेस के नेताओं। कपिल सिब्बल ऐसे लोगों के ही केस क्यों लड़ते हैं? या तो उनको पार्टी से निकालना चाहिए, राष्ट्रद्रोही लोगों के केस क्यों? कांग्रेस की पॉलिसी 10 साल की यूपीए सरकार में हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाएं और हमारे सैनिक के सर काट के भी पड़ोसी देश ले गए और हम सिर्फ सबूत देते रहे। हम सबूत क्यों मांगते हैं? अजहर महमूद को इनका रक्षा मंत्री बाकायदा सा सम्मान प्लेन में बिठा कर ले गए। मसर्रत को इन्होंने कश्मीर में छोड़ा। वाणी का जब सेना ने ठोका तो उसके भाई को इनकी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर ने 10 लाख रुपए और नौकरी दी। इन्होंने पेलेट गन क्यों बंद करी कश्मीर में? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? हमने तो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। ये तो खैर ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर की जनता किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखकर वोट करने जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज हमारे इस कार्यक्रम जन कारवां में इतना ही। इसके बाद हम किसी नए शहर की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।